हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज पे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट लेकिन अपनी सीरीज का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तकरीबन 6 से 7 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 की बात की जाए तो 1 मार्क्स के 3 मार्क्स के नहीं, 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के कुछ नहीं पूछे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में। 1 मार्क्स के 3, 2 मार्क्स के 1 और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ सेट्स होते हैं उसमें से एक एवरेज नंबर निकाला गया, एवरेज डेटा निकाला गया है। अब देखिए इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें पढ़ने वाली है। वैसे तो ये बहुत सारी बातें लेके आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत सारी बातें लेके आता है। लेकिन इसमें से मेजर टॉपिक क्या होंगे? तो सर 1-2 चार्ज के बीच की कहानी, यानी 2 चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, तो उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा अध्याय यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा अध्याय यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और बीच में एक डाइपोल के बारे में आता है टॉपिक कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, उस पर पोटेंशियल लिखना सीखा था हमने दूसरे चैप्टर में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी, बहुत सारी बातें। तो ये डाइपोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हॉट टॉपिक भी रहने वाला है, वहां से डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देख अगर पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें फील हो, लेकिन अगर रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या फिर कुछ नहीं पढ़ा है और तुम साथ साथ मेरे देख रहे हो, तब भी तुम्हें समझ में आएगी चीजें। लेकिन थोड़ा तुम्हें पेशेंस रखना होगा। तुम्हें कहीं भी ऐसी चीज लगे कि ये कुछ ज्यादा तेज हो रहे हैं तो वहां पर पॉज लो, और लग रहा है कि ये ज्यादा स्लो हो रहा है तो अपनी स्पीड, अब तुम्हारे पास तो मोबाइल है ना, वहां पर तुम 1.5 पे देख सकते हो। लो कहानी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज क्या होता है सर? जैसे कि मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वैसी चार्ज एक इंटरनल इनर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ कुछ मास जैसी बात होती है, लेकिन दोनों के बीच का भी कोई डिफरेंस होता है। खैर अपन उस बात पे आते हैं कि चार्ज की खास बात क्या होती है। तो ऐसा बताया गया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है, तो उस चार्ज का ट्रांसफर होने का या किसी भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज होगा तो कितना चार्ज होगा, तो उसके लिए बात बताई गई कि चार्ज है वो क्वांटाइज्ड कंडीशन में होगा। तो चार्ज क्वांटाइजेशन करके कंसेप्ट आता है कि सर द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ चार्ज इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा तो किस संख्या में होगा? n संख्या में होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीप्लिकेशन में होगा। या तो 1 चॉकलेट या 2 चॉकलेट या 3 चॉकलेट, ऐसे चॉकलेट में होगी। आधी चॉकलेट ट्रांसफर करने का रूल नहीं है। वैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 1600 इलेक्ट्रॉन वैसे ट्रांसफर होगा। तो Q इज इक्वल टू NE नंबर होंगे। चार्ज कितना हो सकता है मिनिमम वाला चार्ज? Q इज इक्वल टू NE जितना हो सकता है। N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकती है। नेगेटिव पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मार्स हमेशा पॉजिटिव होता था, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात आएगी। अब इसकी वैल्यू कभी 1/2 या -3/2 या कभी ऐसे अपूर्णांक में नहीं आ सकती, ये बात ध्यान में रखना। E की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितनी? 1.6 इंटू करके 10⁻19। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैं बस E की वैल्यू यहां पर बता रहा हूं, E की वैल्यू यहां पर बता रहा हूं। एक चार्ज क्वांटाइजेशन 2 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यहां से कोई न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिल सकती है। एमसीक्यूज बन सकता है इसके ऊपर, कोई धाकड़ बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। नहीं, थ्योरी में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई बड़ा वाला न्यूमेरिकल होगा तो उसमें इसका यूज आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये हॉट टॉपिक है, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन अब तो तुम्हें आता ही होगा। क्या बात है इसमें कि 2 चार्ज है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी, अगर दोनों सेम नेचर के तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों अपोजिट नेचर के हैं अनलाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड सर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज से प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही स्टेटमेंट लिखा गया है। इनको सबको जोड़ दो तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को लिखा जाता है K, कूलम्ब्स कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट को लिखा जाता है K, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसको लिखा जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब यहां पर है ना K का डायमेंशन या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एमसीक्यू के बेसिस पे। ठीक है, अब इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि अगर दोनों सेम आइडेंटिकल मतलब लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन। अब दूसरी बात ये सेंटर टू सेंटर फोर्स लगते हैं। ये एक तरह से एक्शन रिएक्शन फेयर से, मतलब कि इसके ऊपर जितना फोर्स लगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का दूसरे के ऊपर फोर्स लगा, तो सर एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह बिहेव करती है। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए भी बहुत सारी कंडीशन होती है कि डिफरेंट टाइप की बॉडी होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कुछ वैसी बात है। सर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द 2 पार्टिकल 2 चार्जेस। बढ़िया बात जो बताई वही रिपीट की। अब सर दिस फोर्स इज
कॉन्स्टिट्यूट अन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर की भी साथ साथ बातें होगी। अब क्या बताया कि सर ये है ना डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड, किस मीडियम में डुबो रखा है उसके ऊपर ये इसकी डिपेंडेंसी है, किस मीडियम में डुबो रखा है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर कोई मीडियम में डुबो रखा है, जैसे कि लाल बाल गोपाल, ये देखा कोई मीडियम में हमने डुबो दिया है, ये कोई मीडियम में हमने डुबो दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन करके फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी में डुबो रखा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, तो फोर्स कुछ कम हो जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, तो लिखा गया है सर एफ मीडियम इज इक्वल टू, इस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, एफ वैक्यूम अपॉन करके एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी जो इक्वल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ एयर या वैक्यूम दोनों में सेम सेम ही लगेगा, वैक्यूम लिखो एयर लिखो, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से दोनों सेम ही। तो एफ एयर डिवाइड बाई के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नोट अ कूलम्स कांस्टेंट। अब इसमें बात अलग है, इसलिए देख मैंने साथ साथ बताई ये बात, ये अलग से बताइए, वापिस बताता हूं, गाल पे करने वाला टीका और कपाल पे करने वाला टीका दोनों अलग अलग होता है, ध्यान रखना मेरे लाल। ले कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मीडियम की बात आई, मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है, तो सर मीडियम में ये कम हो जाता है, यहां से अच्छे खासे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, अच्छे खासे यहां से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। इस स्लाइड से बता दिया कि डिस्टेंस आधा कर दिया और इस मीडियम में प्लेस कर दिया, तो बताओ अब, क्योंकि पूछे भी गए हैं यहां से, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं। अब सीधा नहीं पूछेगा, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में लाया हूं, उसमें हम सोल्व करेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, तो स्केलर फॉर्म की बात है ना, हमने तो मैग्नीट्यूड की बात की, अगर मुझे उसकी डायरेक्शन भी चाहिए तो वेक्टर फॉर्म लिखना होगा। तो वेक्टर फॉर्म ये कहता है कि तुम पहले फोर्स लिख लो, उसके साथ साथ डायरेक्शन लिखने के लिए तुम उसका यूनिट वेक्टर, जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर। जैसे कि सर ये बात थी, हम पोजीशन वेक्टर के बारे में लिख रहे थे, ये एक्स और वाई थी, एक्स और वाई, तो r1 वेक्टर लिखा या r2 वेक्टर लिखा, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर लिखा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा उसकी बात। तो सर F21 इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड फोर्स का और उसका यूनिट वेक्टर। तो सर फोर्स तो हमने लिखना सीखा था K-Q1 Q2 अपन करके r स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखा जाए तो एक तरह से r ही तो है, तो r का स्क्वायर और R21 क्या आ गया, उसका यूनिट वेक्टर। R21 को फिर फर्दर ऐसे भी लिखा जाएगा, R21 वेक्टर अपन करके R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इसमें मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये लिखने का तरीका है, वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। लेकिन याद रखना कि सर 2 नंबर के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1 और 1 नंबर के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, ये दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन ये करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर भी ये आपस में है। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? एक बार पढ़ ले इसको, इसमें कोई नया लगे बात तो मुझे बता, इसमें कोई भी बात नहीं लगे तो मुझे बता। अरे कमेंट बॉक्स में लिख 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 ये बात बता। नहीं, आपत्तिजनक सिचुएशन नहीं है, क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ये 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स की बात थी। अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो जाए तो क्या है सर, हर एक के लिए इंडिविजुअल लिख लो, हर एक के लिए इंडिविजुअल लिख लो कि सर ये Q3 और Q1 के बीच में कितना फोर्स लगा, फिर ये Q2 और Q1 के बीच में कितना फोर्स लगा। हम सबके लिए इंडिविजुअल पहले लिख लेंगे कि F12 कितना लगा, F12 कितना लगा, F13 कितना लगा, F1n कितना लगा। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव डायरेक्शन में, नेगेटिव है रिपल्सिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है खींचती डायरेक्शन में आएगा मेरे लाल। तो बात समझ में आ रही है कि पहले इंडिविजुअल लिखो फिर उसका वेक्टर सम कर दो। क्या कर दिया जाए? वेक्टर सम कर दिया जाए। याद रखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसा कहता है, वेक्टरली ऐड करना तुम्हें आना चाहिए। अब यहां पर कहानी किसकी आ जाएगी? यहां पर कहानी वेक्टर्स की आ जाएगी। ये आना जरूरी है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अपन देखेंगे भी सही, और मैं कुछ लेके भी आया हूं, मोस्ट रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, वेक्टर्स की कहानी यहां से आगे बढ़ेगी। लो और समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक्चुअली में है ना, जो फोर्स हम समझाते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी का एक दूसरे तरीके से समझाने का एक वे है। देखो कहानी वही की वही है, अब समझाने का तरीका नया आ गया है। ऐसा बताया कि मैं एक चार्ज हूं क्यों, मैं अपने आसपास, वो मकड़ी की तरह, मैं अपने आसपास ऐसी एक फील्ड सजाऊंगा कि जिसमें जो कोई भी आना चाहेगा उसको या तो मैं अट्रैक्ट कर लूंगा या इसे छट करके रिपेल कर दूंगा। क्या 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 क्या, मैं ऐसे आसपास ऐसी एक फील्ड सजाऊंगा। देख फील्ड सजा रहे हैं, इस फील्ड में जो भी कोई आना चाहेगा या मेरे सेम नेचर का होगा, सेम जेंडर का होगा, तो इसे धक्का दे दूंगा, रिपल्सिव फोर्स। और अगर अपोजिट नेचर वाला होगा, अपोजिट जेंडर वाला होगा, उसको खींचने की कोशिश करूंगा। तो देख अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये चार्ज सेम, जिसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है Q0,
अगर Q नॉट और इन दोनों का नेचर सेम रहा तो Q नॉट के ऊपर ये फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, ये धक्का देने वाली डायरेक्शन में, धक्का देने वाली डायरेक्शन में। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो डिवाइड बाय इसका खुद का चार्ज, इसका खुद का चार्ज, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इसकी कही जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो सर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, फोर्स एक्सपीरियंस, ये एक्सटर्नल नहीं है, एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाय जो भी चार्ज, जिसको जिस चार्ज को एक्सपीरियंस ना डिवाइड बाय वो लिखा जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। आर डिस्टेंस पे कोई पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, तो लिखा जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नोट। एफ की वैल्यू दे के क्यू नोट अपॉन करके आर लिखा जाएगा डिवाइड बाय क्यू नोट कट गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर लिखा जाएगा, के क्यू बाय आर लिखा जाएगा। क्या तुम बात, के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर यूनिट वेक्टर की कहानी में लिख रहे हो तो सर आर कैप यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया जाएगा, यूनिट कैप को हटाने की कोशिश करो, आर वेक्टर अपन करके आर हो जाएगा, तो आर का क्यूब बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तब की ये बात है, स्केलर के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये काफी है। मैं तो ज्यादातर स्केलर के ही सजेशन देता हूँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर काफी है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या सर, पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का, नेगेटिव नेगेटिव खींचने की डायरेक्शन, हाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव खींचने की डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव खींचने की कोशिश करता है, पॉजिटिव धक्का देने की कोशिश करता है, ठीक है याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मैंने ड्रॉ किए साथ साथ, अभी इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वन चार्ज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये लिखा है ना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज। अब मैं इस चार्ज को 1 कूलम कर दूं तो ये हो जाएगा फोर्स, हाँ ठीक है, डेफिनेशन ऐसी बताएगी। और क्या है सर कि वैल्यू ऑफ अ चार्ज विल बी केप्ट अलोंग विद द साइन विद द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म मतलब विद साइन लेनी है, डायरेक्शन हम खुद से समझ लेते हैं, मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक, हाँ ये काम की बात है, यहां से एमसीक्यूज बनेंगे कि सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अब इसका एमएलटी फॉर्म लिखना तुम्हें सीखना होगा, सीखना क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स के लिए F1 L1 T-2 और कूलम के लिए क्या हो जाएगा A1 T1, वहां से एमएलटी फॉर्म निकाल दे, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लो कहानी आगे बढ़ाते हैं, हम समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि चार्ज किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक तो लेंथ वाइज हो सकता है, एक एरिया वाइज हो सकता है, और एक पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेंथ वाइज है तो हम इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, उसके लिए Q बाई लेंथ, चार्ज पर लेंथ, तो dq बाई dl भी लिख सकते हैं अगर छोटा सेक्शन निकाला जाए तो। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो Q बाई एरिया, Q बाई एरिया dq बाई da के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब की बात है, तो चार्ज पर वॉल्यूम dq बाई, अगर छोटे वाले पार्ट की बात की जाए तो dq बाई dv इस फॉर्म में से लिखा जा सकता है। यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस, विथ हेल्प ऑफ दिस। लो कहानी आगे बढ़ाते हैं, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझना। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। एक्चुअल में ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर रिप्रेजेंट कर रही है, जो फील्ड थी ना उसी को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल वे है कि पॉजिटिव में से फील्ड लाइन से बाहर निकलती हुई और नेगेटिव में ऐसे एंड होती हुई, तो ओरिजिनेट पॉजिटिव में से और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में। और कहानी ये आती है कि जितनी फील्ड लाइंस जिस चार्ज में से ज्यादा निकली या ज्यादा अंदर आई, ज्यादा निकली या ज्यादा अंदर आई, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जिसमें ज्यादा, उसमें देखे 1 कूलम में से कितनी, 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 2 8, ठीक है 8 है, 2 कूलम में से 16 होगी, 2 कूलम वाले में से 16 होगी, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहानी आगे बढ़ती है, अब समझते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब पॉजिटिव में से निकली बाहर, नेगेटिव में अंदर घुसी, पॉजिटिव में से बाहर निकली, नेगेटिव में अंदर घुसी। अगर मैं इस फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैं अगर इस फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो सर ये टेंजेंट मुझे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। याद रखना ये कहानी, ये कहानी याद रखना। टेंजेंट के क्या ऐसा हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, देख ऐसा हुआ तो वहां पर 2 टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट बना मतलब कि सर 2 डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं मिल सकती, इसलिए बताया जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। वही बात लिखी गई है, इसको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं तो 2 लिख देता हूं, अपने को क्या है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या ही दिक्कत है, ये 2 मार्क्स में से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, रीजन टाइप में। अब देख एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब बात ऐसी आती है कि क्लोज लूप बनाई जा सकती है क्या, ये लूप कभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप बनेंगे नहीं,
ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। एक एमसीक्यू का पर्पस जाएगी, क्लोज लूप कौन बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो बात अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। याद रखना है स्टेटमेंट को, ठीक है? यहां से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है। तो सर 60 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इक्वी स्पेस्ड है हर जगह पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की होगी। मतलब कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 होगा। इसको कहा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी स्पेस्ड, देख डिस्टेंस भी सब में सेम है। इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कही इक्वी स्पेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी। क्या भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। समझना, जैसे हम लिखते थे ना HCl, तो H प्लस Cl माइनस होता है। H2O, तो वहां पर H2O, तो H प्लस O माइनस 2 ऐसे होता है। तो एक्चुअल में ना बहुत छोटी छोटी डाइपोल होती है। बहुत छोटी छोटी डाइपोल मतलब कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, खास याद रख, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सर दोनों के बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस है जिसको फाइनाइट डिस्टेंस कहा गया है। तो इस अरेंजमेंट को डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा गया है कि सर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसको शॉर्ट डाइपोल या डाइपोल के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, यहां पर देख सिंगल डाइपोल बन रही है, ये डबल डाइपोल बन गई क्या? हाँ, ये देख एक पॉजिटिव वाली, ये एक पॉजिटिव, तो दो डाइपोल यहां पर हमारे सामने बन गई। अब इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट लिखाई जाती है। डाइपोल की क्या लिखी जाती है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट लिखने का तरीका ये कि यहां पर रहा चार्ज Q और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस, तो ऐसा लिखा जाएगा। सर ये अगर लेंथ मैंने मान लेता हूं 2L, तो ये हो जाएगी डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q, चार्ज Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। तो लिखा जाएगा सर, लिखा जाएगा चार्ज डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू करके Q इंटू 2L। किधर गया किधर गया किधर गया? नहीं, उल्टा आ गया मैं। हाँ, ठीक है, लिखो दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है, तो लिखा जाएगा पहले तो इसके डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू करके Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है तो अपन d लिख लेंगे। तो डाइपोल मोमेंट यार उसकी डाइपोल स्ट्रेंथ लिखी जाएगी, डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ लिखी जाएगी कितनी? P इज इक्वल टू Q इंटू डी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, समझना इस बात को। इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। याद रखना, डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर उसकी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर उसकी डायरेक्शन होगी। तो समझना इस बात को। डाइपोल के बारे में क्या क्या बात लिखी गई? कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, ठीक है। फिर बताया गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मोमेंट होती है वो नेगेटिव से, इसकी डायरेक्शन होती है और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अरे यार यही तो बात बता रखी है, यही तो बात बता रखी है, Q इंटू डी। ठीक है सर, Q इंटू डी। अब हम इसकी एक्सियल पोजिशन पे, मतलब कि हमारे पास डाइपोल है, ये रही डाइपोल, इससे कोई इक्वेटोरियल पॉइंट पे और कोई एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे बनेंगे, कैसे डिराइव किया जा सकता है, वो समझने जा रहे हैं। क्या डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करने जा रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और किसी भी डिस्टेंस r पे। ठीक है, तीन पार्ट। पहली बात आती है एक्सियल पॉइंट पे। तो ये डाइपोल हमारे पास बहुत छोटी सी, दिखाने के लिए मैंने बड़ी ड्रॉ की है, एक्चुअल में बहुत छोटी सी है ये डाइपोल। इससे सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट है। ठीक है, बढ़िया बात सर। उस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले हमने समझा कि यहां पर जो फील्ड होगी वो किस किस की वजह से होगी। सर दो पार्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज Q है, उसकी वजह से धक्का देने डायरेक्शन में, इसकी वजह से एक धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी। दूसरा ये नेगेटिव चार्ज Q है जो खींचने की डायरेक्शन में फील्ड लगा रहा होगा। हाँ, ये नेगेटिव की वजह से। दोनों में से बड़ी वाली कौन सी होगी? पॉजिटिव की, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा धक्का देगा KQ/R² के हिसाब से, तो ज्यादा धक्का देगा। तो ये नेट फील्ड इसकी डायरेक्शन में होगी, नेट फील्ड इसकी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेट ऐसे लिखी जाएगी E एक्सियल माइनस करके E इक्वेटोरियल। इसलिए देख मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि तुम कंफ्यूजन डायरेक्शन का मत दो, डायरेक्शन तुम अलग से निकालो, वेक्टर फॉर्म का यूज मत करो, मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से जो फॉर्मूला है उस हिसाब से बनाओ और डायरेक्शन के लिए सोचो कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा। नेगेटिव ऐसे खींचने की डायरेक्शन में, पॉजिटिव ऐसे धक्का देने की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो E नेट लिखी जाएगी ना वो किस हिसाब से लिखी जाएगी? ऐसे कि पॉजिटिव की वजह से ऐसी डायरेक्शन में, नेगेटिव उसको काटने की डायरेक्शन में, नेगेटिव उसको काटने की डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस होने की डायरेक्शन में। तो देख हमने वही काम किया है, K पॉजिटिव माइनस करके K नेगेटिव, KQ/R, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर, KQ/R प्लस ये पूरा का पूरा L, पूरा का पूरा L नहीं 2L लिखा है ना,
12 लिखा है, ठीक है सर 12 हुआ, अरे हाँ यहां पर ही तो है, अरे भाई साहब ये पूरा का पूरा L और ये डिस्टेंस तो दे रखा है ना R, हाँ तो ये हो जाएगा R प्लस L, R प्लस L, R प्लस L उसका होल स्क्वायर। अब यहां से थोड़ी बहुत मैथ्स लगानी होगी अच्छी वाली, अब इतनी भी खूंखार मैथ्स नहीं है यहाँ पर, क्यों कॉमन निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से थोड़ी बहुत मैथ्स अच्छी से लगाना है, तुम्हें लास्ट में ये फॉर्म मिलेगा, लास्ट में कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा। अब उसमें भी तुमने करेक्शन किया कि सर r इज वेरी ग्रेटर देन l, जो कि शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड भी है, r इज वेरी ग्रेटर देन l, तो तुम्हें पता चलेगा कि सर ये 4q वाला है, उसमें से 2k बाहर रखो, फिर 2 इसको दे दो, तो कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा, कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा 2k q 2l अपॉन करके r का क्यूब, अपॉन करके r का क्यूब, जिसको डाइपोल मोमेंट p लिखा जाएगा, जिसको डाइपोल मोमेंट p के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ई एक्शन लिखी जाएगी 2kp बाय r क्यूब, क्या 2kp बाय r क्यूब। देख ये तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया ना, q इंटू 2l, दोनों 2l क्या है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, कंफ्यूज मत हो 2l लिखे या d लिखे, नहीं दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है सर। तो लिखा जाएगा सर 2kp अपॉन r क्यूब, एक्सियल पे लिखा जाएगा। इक्वेटोरियल पे क्या आएगा कहानी समझना, इक्वेटोरियल पे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब कि इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है सर। अब पॉजिटिव वाला ऐसे धक्का दे रहा होगा क्या, हाँ बात तो आपकी सही है सर। नेगेटिव वाला ऐसे खींच रहा होगा क्या, ये भी बात आपकी सही है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव ई की वजह से, ये नेगेटिव की वजह से, तो जो नेट फील्ड मिलेगी हमें वो कुछ इस डायरेक्शन में नहीं होगी मेरे लाल, जो नेट फील्ड मिलेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में नहीं होगी। आपने बोला हाँ, आपने बोला हाँ। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस लिखा जाएगा ना, हाँ ये रूट में लिखा जाएगा, लेकिन अपन जो लिखते हैं वो तो स्क्वायर में लिखते हैं, तो रूट हट जाएगा। अब दोनों का सेम सेम ही है, तो देख यहाँ से एंगल लिख रहे हैं अपन थीटा 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 थीटा, तो दोनों का साइन वाला कंपोनेंट आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, ये ई का कोस थीटा वाला कंपोनेंट पास वाला और साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपस में कट पिट लेगा, तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। जैसे कि मैं अगर इसको तोड़ना चाहूं तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ई साइन थीटा, ये ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में बन जाएगा 2 टाइम्स कोस थीटा। अरे हाँ सर, तो 2e कोस थीटा की वैल्यू लिखी, 2e लिखा, सिंप्लीफाई किया, थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा खासा यूज किया, और लास्ट में हमें ऐसा मिल रहा है कि 2 को अंदर ले लो ऐसे कि सर ये आया k q और ये आया 2l अपॉन करके r का क्यूब, तो पता चलेगा q इंटू 2l तो डाइपोल मोमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट लिखी जाएगी kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन की बात करें तो डाइपोल जिस डायरेक्शन में थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में देख इक्वेटोरियल फील्ड मिली है। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट में याद, ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, ये डेरिवेशन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं सिर्फ और सिर्फ कि क्या याद रखना है एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल पर्पस से, तो डाइपोल दे रखी है जिसकी डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू q इंटू 2l है, और एक्सियल पे पूछे तुम्हें तो उसी की डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पे पूछे तो डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वेटोरियल पे kp अपॉन r क्यूब, एक्सियल पे क्या होगा 2kp अपॉन r क्यूब। इन दोनों के बीच का रेशियो भी पूछा जाता है कि एक्सियल डिवाइड बाय इक्वेटोरियल क्या मिलेगा। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, अगर हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि बहुत ज़्यादा तेज जा रहे हो, ठीक है। तेज मतलब स्पीड, बोलने की स्पीड ज़्यादा है, करेक्ट। आगे बढ़ाऊँ बात, आगे बढ़ाऊँ, एक डेरिवेशन सिखाऊँ, एक डेरिवेशन सिखाऊँ कि r किसी भी एंगल पे, किसी भी पॉइंट पे, जिसके लिए डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से r और एंगल दे रखा है थीटा, तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट कैसे निकाली जाती है सिखाऊं एक बार। चलो छोड़ो यार, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये एक होमवर्क में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको लिखवा दिया है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है। लो ये एक होमवर्क हो गया, डेरिवेशन ये एक होमवर्क में हो गया है। याद रखना ये पूछा जाता है, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2 स्लाइड तुम्हारे लिए छोड़िए, ये तुम्हें समझना है, ये तुम्हें समझना है। इसको कंपोनेंट के बेसिस पे मैंने तोड़ा है। पी को एक हिंट देते रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट आर एंगल पे, आर थीटा एंगल पे, आर डिस्टेंस पे मैं फील्ड निकालनी थी, तो मैंने इस डाइपोल को तोड़ लिया पी कोस थीटा और पी साइन थीटा के फॉर्म में, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा के फॉर्म में मैंने तोड़ लिया, फिर फील्ड निकाली है। लो डेरिवेशन लिख के लाया हूँ, एक बार आपको खुद से समझना है, याद फिर रखना है फॉर्मूला, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हमने रख दी है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा वो पूछा जाता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा वो पूछा जाता है।
तो देख डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो डाइपोल के ऊपर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर QE इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर QE इस डायरेक्शन में। क्या तुम समझ पा रहे हो, एक ऐसे खींच रहा है कैसे खींच रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसलिए लिखा जाता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में है तो नेट फोर्स जीरो लिखा जाएगा। यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखा है तो जीरो लिखा जाएगा नेट फोर्स। सर इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव में QE लगता है ना, इस वजह से। ठीक है, दैट्स इट। अब देख टॉर्क की बात करते हैं, तो इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क जनरेट होगा क्या? कैसे बता सकते हैं सर, क्योंकि निकालना पड़ेगा, तो निकालो ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। तो मैंने लिखा यहां से आर एल साइन थीटा, आर एल साइन थीटा, आर एल लिखा जाएगा ऐसे, फोर्स इंटू करके एल साइन थीटा। फोर्स कितना है, QE एल साइन थीटा। अब देख ये ऐसे घुमाना चाहता है, तुम देखो इस डाइपोल को, तो एक ऐसे खींच रहा है, दूसरा ऐसे खींचता है, तो क्या एक तरह से ये दोनों क्लॉकवाइज सेंस में नहीं है, दोनों इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाहते हैं, इसलिए दोनों के लिए इनवर्ट डायरेक्शन है इसके, इनवर्ट डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्ट डायरेक्शन को। तो एक Q फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, एल साइन थीटा, दोनों को ऐड किया 2QEL साइन थीटा। अब देख तुम समझो अगर बात, तो मैं 2 को अंदर घुसा दूं, 2 को 2L के L के पास रख दूं, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा डाइपोल का, Q इंटू करके 2L, डाइपोल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिखा जाएगा PE साइन थीटा, लिखा जाएगा PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। यहां से 3 केस बनाए जा सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे क्या होगा। 3 केस यहां से बनाए जा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे 0 पे, 90 पे और 180 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम की बात कही जाती है। यहां से 2 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं, याद रखना, 2 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं, हार्ड एंड फास्ट, इसमें कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क किस किस की वजह से होगा, पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों के लिए टॉर्क ऐड किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। हमें पता चल रहा है दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों को ऐड कर दिया, टॉर्क इंडिविजुअल के लिए लिखा फिर सम कर दिया, बस इतनी सी बात थी। थोड़ा मैथ्स तुम्हें देखना पड़ेगा, उतना भी बड़ा कोई खूंखार मैथ्स यहाँ पर नहीं चल रहा है पहले चैप्टर में। ठीक है, अब बात ये चैप्टर के अध्याय की लास्ट बात, यानी कि फ्लक्स, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और हॉट टॉपिक है। यहाँ पर एक गोस लॉ आएगा और उस गोस लॉ की एप्लीकेशन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो इस चैप्टर के 2 हॉट टॉपिक है अगर असली मीनिंग में देखा जाए तो, कि एक डाइपोल के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दूसरे जो फ्लक्स वाले पार्ट है वहां से गोस लॉ की एप्लीकेशन 3 में से एक डेरिवेशन पूछा ही जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो जितनी परपेंडिकुलर पास हुई उस सरफेस पे, तो उसका फॉर्मूला बनता है सर कि E डॉट DA। अगर E है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो सर बाहर निकाल दो, E डॉट DA की वजह D का इंटीग्रेशन करोगे E डॉट A बन जाएगा, तो EA cos थीटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। EA cos थीटा, जहां पर A क्या है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया, परपेंडिकुलर वाला एरिया, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है सर, ये फ्लक्स जिसका यूनिट कैसे लिखा जाएगा, इसका MLT फॉर्म तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे, MLT फॉर्म कमेंट करोगे। यूनिट कैसे बनेगा, यूनिट न्यूटन पर कूलम और ये एरिया मीटर स्क्वायर, इसको वेबर भी बोला जाता है, इसको वेबर भी बोला जाता है। ठीक है, बढ़िया बात सर। अब यहां पर एक गोस लॉ आता है, उन्होंने बताया कि क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा। तो फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए E डॉट D हमने लिखा था ना, उसमें उन्होंने लाइन इंटीग्रेशन कर दिया, उनमें ही उन्होंने लाइन इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे कि ये उसको मिंडू से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब कि क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। तो क्लोज सरफेस के लिए गौस साहब ने बताया कि जितना चार्ज इनसाइड होगा ना वो लिख लो, जितना चार्ज इनसाइड होगा वो लिख लो विथ साइन, विथ साइन वो लिख लो। जैसे कि यहां पर Q1 Q2 और Q3 होगा, Q4 और Q5 इसके अंदर नहीं आएगा, तो सर यहां पर लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q5। ठीक है, और अपॉन करके एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, बढ़िया बात। अब देखिए ये बात बताई गई है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है ना किसकी वजह से, तो बताया कि यूनिवर्स में जितने भी चार्ज है उन सभी चार्ज की वजह से यहां पर कोई ना कोई असर होगी, उन सभी चार्ज की वजह से। यहां पर क्यू किसकी वजह से है, यहां पर क्यू किसकी वजह से, तो जो अंदर रहा चार्ज है उस गाउसियन सरफेस से अंदर रहा जो चार्ज है वो है क्यू इनसाइड, अंदर वाला चार्ज। लेकिन याद रखना ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस की वजह से है, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड एज वेल एज द इनसाइड गाउसियन सरफेस। जो आउटसाइड है उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है? अगर तुम चाहो तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो। कैसे बताइए ये बात? देख कि सर अगर हम मान के चलें कि यहां पर कोई चार्ज क्यू है
मान के चले कि यहां पर चार्ज कोई क्यू है, ये फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब हम इसको गाउसियन सरफेस मान लें, हम इसको गाउसियन सरफेस मान लें, टक 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 ये हमने मान लिया गाउसियन सरफेस, होलोस्फीयर मान लिया, होलोस्फीयर गाउसियन सरफेस के रूप से हमने मान लिया। अब हमने वही वाला फॉर्मूला निकाला, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्या लिखा, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। क्या तुम्हें पता है ये बात कि यहां से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी वो आर डिस्टेंस पे ऐसे हो जाएगी बाहर परपेंडिकुलर, हाँ सर इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ ये भी बात हमें पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर लिखना है हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ई डी ए कोस जीरो, कोस जीरो मतलब सर इस सेक्शन की बात की जाए, अगर इस सेक्शन की बात की जाए तो ये छोटा सा डी ए वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, हाँ सर बात तो आपकी ये भी सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्यू बाई आर स्क्वायर और ये डी ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, ये डी ए वाला वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए कोस जीरो लिखा गया है। तो सर सीधा सीधा लिख लो ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकलो, डी ए का इंटीग्रेशन कर दो, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया, पूरा एरिया का इंटीग्रेशन करके तुम्हें क्या मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 4 पाई कटा 4 पाई अरे 4 पाई कटा, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर या q/r स्क्वायर, और ये 4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई कटेगा, r स्क्वायर कटेगा, ये मिलेगा फ्लक्स 5 इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नोट। ये है ना एक्चुअल में पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से हम गाउसियन सरफेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं गोस लॉ, बस यही बात थी। तो मैंने उल्टा प्रूव करवाने की कोशिश भी कर दी, प्रूव तो क्या ही करेंगे, बहुत छोटी सी बातें थी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, आगे बढ़ाऊं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन है 3, उस तीन में से पूछे जाने की संभावना एक की बहुत ज्यादा है, तो अपन तीनों समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। इससे एक छोटा सा पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि अगर कोई क्यूब है जिसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या लिखा जाएगा। तो फ्लक्स लिखना सीखा हमने कि फ्लक्स कितना लिखा जाएगा सर, क्यू एनक्लोज्ड, छोटा सा चार्ज क्यू, अपॉन करके एप्सिलॉन नोट, अपॉन करके एप्सिलॉन नोट, तो चार्ज लिखा जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बढ़िया बात। अब किसी ने ये पूछ लिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस फेज के लिए बताओ, इस फेज के लिए बताओ कि क्या लिखा जाएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा। तो देख सीधी सी बात है, ऐसा पूछ लिया कि a/2 डिस्टेंस पे, हर एक की साइड लेंथ है ना a थी, तो इसमें a/2 डिस्टेंस पे सेंटर से a चार्ज, सेंटर से q चार्ज ऊपर रखा है, हालांकि सेंटर पे रखा है, लेकिन इस वाले फेस की बात बताई जाए, फेस पे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय में 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय में 6, क्योंकि इसकी सरफेस कितनी होगी, इसमें कितने नंबर ऑफ फेस होंगे, एक ये पीछे वाला, आगे वाला, ऐसे रूम के फेसेस तुम गिनो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, तो डिवाइड बाय 6 लिखा जाएगा। ये एक फेमस क्वेश्चन है, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो समझो इस बात को कि अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कोई क्यूब के सेंटर पे क्या है, क्यूब के अंदर कहीं पे भी रखा हुआ हो तो कैसे लिखा जाएगा फ्लक्स, सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन अगर किसी एक फेज के लिए पूछा जाए तो सर इसके डिवाइड बाय 6 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उस क्यूब के कितने फेज है, 6 फेज है, ठीक है सर। एक फेज नहीं, फेज, ठीक है, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, अगल वाला, बगल वाला, साइड वाला, ठीक है, तो ऐसे 6 फेज हो जाएंगे, 6 फेज। तो एक फेज के लिए, ईच फेज के लिए लिखा जाएगा, क्यूब के लिए जो होगा वो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं जो बता रहा था हॉट टॉपिक, तीन क्वेश्चन, 3 डेरिवेशन, 3 में से एक पक्का आएगा ही आएगा। क्या कहता है डेरिवेशन पहला वाला कि सर हमें इनफाइनाइट लाइन कैरिंग चार्ज की, इनफाइनाइट ये जो चार्ज है ना, लीनियर वायर आया है, उसकी वजह से हमें फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, r डिस्टेंस पे से फील्ड निकालनी है, r डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालनी है। तो हमने है ना एक गाउसियन सरफेस लिया, हमने एक गाउसियन सरफेस पसंद किया। कैसा दिखने में ये गाउसियन सरफेस, सर ये ऐसे कोई सिलिंड्रिकल टाइप का है, ऐसे ये सिलिंड्रिकल टाइप का गाउसियन सरफेस है, ठीक है। अब इस गाउसियन सरफेस की भी खास बात यह है कि 3 तरह से इसको तोड़ा गया है, कि एक ये dA1 वाला, फिर दूसरा ये dA2 वाला इसका एरिया वेक्टर, और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस है ना वो, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तीनों की वजह से कुछ E डॉट dA लिखा जाएगा, तीनों की वजह से हमने कुछ E डॉट dA लिखा, तीनों की वजह से हमने कुछ E डॉट dA लिखा। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस पहले वाले है और दूसरे वाले से परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बचेगा, cos 90। हाँ, तो ये पहला और दूसरा वाला तो 0 ही हो जाएगा, पहला दूसरा तो 0 ही हो जाएगा। तीसरे वाले के लिए देखना है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे कर्व्ड सरफेस से बाहर निकलता हुआ, तो सर लिखा जाएगा E डॉट A और cos 0 की वैल्यू 1, E डॉट dA3 लिखा जाएगा। अब सीधा dA3 का कर्व्ड सरफेस का, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए अगर मैं एरिया लिखना चाहूं, सरफेस एरिया, तो 2πrl लिखा जाएगा। इसकी लेंथ हमने L मान ली, सरफेस की पूरी लेंथ हमने यहां पर L मान ली है, ठीक है सर। तो 2πrl और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें निकालनी है। अब सोच समझ के बता, क्या तुम इसको क्यू लिखना, तुम्हें क्यू लिखना आता है, क्यू इनसाइड कितना है, सर हमें पता है ये इसके अंदर कितनी लेंथ है, लेंथ है इसकी L,
इसकी लेंथ है l, तो q एनक्लोज कितना होगा, q इनसाइड कितना होगा, हमने लिखा कहीं ना कहीं सीखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू q बाई एल, एल को ऊपर ले लो, लैम्डा इंटू एल, सिंप्लीफाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर, ये पूछा जा सकता है, संभावनाएं कहती है 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक डेरिवेशन है शीट के लिए, ये हमारे पास ऐसी कोई शीट है जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अब उसके लिए हमें r डिस्टेंस पे या कहीं पे भी ऐसे फील्ड निकालनी है, तो हमने एक ऐसा गाउसियन सरफेस लिया, ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का, तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे स्क्वायर टाइप भी ले सकते हो, स्क्वायर को पूरा रेक्टेंगुलर टाइप का भी ले सकते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। एक तो कर्व्ड सरफेस वाला एरिया बनेगा, एक कर्व्ड सरफेस बनेगा, और दूसरा ये कर्व्ड सरफेस वाला एरिया लिखा। दूसरे के लिए सर ये एरिया वेक्टर इसका लिखा जाएगा भाइयों बहनों, ये दूसरे वाले के लिए एरिया वेक्टर लिखा जाएगा dA2, ये तीसरा वाला dA3 लिखा जाएगा। बढ़िया बात सर, ये बढ़िया बात। अब यहां पर जो फील्ड लाइंस जैसे शीट रखी हुई ना पढ़ने के टाइप, तो वहां से जो फील्ड लाइंस ठक 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 बाहर निकलेगी, ठक 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 इस साइड निकलेगी, तो सर ये फील्ड लाइन लिखी जाएगी ऐसे कुछ, ये फील्ड लाइंस ई इस डायरेक्शन में होगी, ये फील्ड लाइंस कुछ ई इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है सर, फील्ड लाइंस। अब समझना इस बात को, कि सर कर्व्ड सरफेस के लिए फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही थी, 90 डिग्री, लिखा ही नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0। दो सरफेस के लिए लिखा जाएगा ये वाला और ये वाला, दूसरे तीसरे के लिए लिखा जाएगा EDA2 EDA3, Q एनक्लोज अपन करके एप्सिलॉन, Q एनक्लोज कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू करके एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया बात सर। इसकी रेडियस हमने आर स्क्वायर मान ली इस वजह से। दूसरे वाले के लिए सर पाई आर स्क्वायर, DA2 और DA3 एक्चुअल में है क्या भाई, पाई आर स्क्वायर एरिया ही तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ये तो हमने क्या लिखा है, ठीक, तुम यहां पर भी एरिया लिखते हो तो पहले ही कट जाता है, अगर पहले ही आपस में ही मर जाता है, या फिर तुम ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का लेते हो तब भी एरिया एक बार मरना ही मरना था, ठीक है। सम किया, सिंप्लीफाई किया सर, यहां पर 2 बार आ जाएगा, 2 की नीचे लेके गए, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर कोई शीट के लिए पूछा जाए ऐसे, जहां पर कैसी टाइप की शीट दे रखी है हमें सर, यूनिफॉर्म लार्ज शीट दे रखी है, यहां पर यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली शीट दे रखी है, याद रखना यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली है, ये भी कैसी शीट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली शीट है। तो उसके लिए बात ऐसी बताई जाएगी कि सर आर डिस्टेंस पे सर ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, फॉर्मूला लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन F2 एप्सिलॉन, सिग्मा की वैल्यू क्या, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके पहले वाला क्या था 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर, जहां पर भी लैम्डा कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, याद रखना यूनिफॉर्म लैम्डा की बात की गई थी, ठीक है सर। 2 के लैम्डा बाय आर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तब की बात है। अब तीसरा डेरिवेशन यानी एक शेल के लिए, एक शेल जिसके कहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंडक्टिंग शेल ले लो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, या फिर ऐसा एक होलो स्फीयर ले लो कि जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, होलो की बात कर रहे हो, मतलब चार्ज कहां पर है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे है। याद रख कि या तो शेल बोला जाए या कंडक्टिंग स्फीयर या फिर शेल बोला जाए, दोनों के लिए बात सेम ही है। अब इसमें याद रखना रो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला ये केस है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला ये केस, याद रखना, ये दिमाग में बात बिठाना यूनिफॉर्म के लिए। तो हम पहले है ना इनसाइड आउटसाइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं पहले, आउटसाइड के लिए, हम आउटसाइड के लिए पहला फॉर्मूला बना रहे हैं। तो फॉर्म वही है गाउसियन लो वाला, गॉस लो वाला फॉर्मूला है। हमने एक गाउसियन सरफेस मान ली है, ये रही हमारी गाउसियन सरफेस, ये कुछ गाउसियन सरफेस, हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो यहाँ पर है, ये टक 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 पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है सर, ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका टोटल चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है। अब देखना कहानी में समझना कि सर ई इलेक्ट्रिक फील्ड डीए, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करो, इस पूरे का इंटीग्रेशन करो, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देख गाउसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किया जाएगा तो एरिया कितना लिखा जाएगा पूरे के लिए, पिंकी वाला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू करके इसके एनक्लोज चार्ज कितना है, तो पूरा का पूरा चार्ज तो क्यू ही है ना, पूरा का पूरा चार्ज तो क्यू ही है, तो क्यू अपॉन करके एप्सिलॉन। अब 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके गए, एक तरह से देखा जाए तो 4 पाई और एप्सिलॉन किसका फॉर्मूला बन जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब कि तुम इस पूरे चार्ज को एक सेंटर पे मान सकते हो और आर डिस्टेंस पे तुम्हें अगर फील्ड निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और हाँ ठीक है, डेरिवेशन समझ में आया। आउटसाइड के लिए, अगर इनसाइड के लिए बात की जाए तो, अगर इनसाइड के लिए बात की जाए तो सर कितना भी इंटीग्रेशन कर लो तुम कितना भी इंटीग्रेशन कर लो, गाउसियन सरफेस तुम ऐसे मानोगे ना, हाँ ये गाउसियन सरफेस हो गई, ये आर डिस्टेंस पे निकालना है, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं,
ई डॉट डी ए करते चलो, तुम ई डॉट डी ए करते चलो, ई और ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन सर क्यू एनक्लोज तो कुछ है ही नहीं, इनसाइड चार्ज तो जीरो ही है, इनसाइड चार्ज जीरो तो क्या है, तो एरिया वेक्टर जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लेकिन सर एरिया वेक्टर तो जीरो नहीं है, इसका मतलब कि इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी में हमने लिखा भी है कि कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, शेल के लिए जहां पर चार्ज नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखी जाती है। कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हमने लिखा था। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये डेरिवेशन 3 में से कोई एक पक्का पूछा जाएगा, पक्की वाली बात है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। इसमें कोई भी ऐसी एक स्लाइड नहीं थी कि जहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता, हर एक के लिए क्वेश्चन बनाया गया, मतलब हर एक स्लाइड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन छुपा हुआ है जो मैंने पहले से लिख दिया। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, यहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। बहुत एनालिसिस करके ये बात बता रहा हूं, बहुत एनालिसिस करके। तुम चाहो तो खुद से भी एनालिसिस करना है, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जितना पढ़ाया गया है अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, ये एब्जॉर्ब करने में भी तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल से, ठीक है, ये एक बार ग्राफ पूछा गया था, ऐसा ग्राफ पूछा गया था कि शेल के लिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, फिर देख के क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसा लिखा था ना। आउटसाइड के लिए फील्ड कैसी मिल रही थी, आउटसाइड के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब ये 1 आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे बाहरी और घटती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में से घटती हुई दिखाई दे रही थी। इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए हमने फॉर्मूला याद रखना है और ये ग्राफ भी तुम्हें याद रहना चाहिए। अब कुछ न्यूमेरिकल की ओर जाते हैं। देख ऐसा एक पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा, कि जब, पहले तो याद होना चाहिए कि मैक्सिमम टॉर्क ये कब एक्सपीरियंस करेगा। तो मैंने केस आपको लिखना सिखाया था कि सर इसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस E टॉर्क की वैल्यू, और टॉर्क लिखा जाएगा PE sin थीटा, और sin थीटा जब मैक्सिमम होगा तब सर इसके लिए टॉर्क मैक्सिमम आएगा। तो उन्होंने टॉर्क मैक्सिमम बता दिया कि टॉर्क मैक्सिमम है ना वो इतना है, टॉर्क मैक्सिमम इतना है। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सर PE sin थीटा को 1 कर दो तो PE इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा 1 होगा, तो सर टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू PE होगी, P को डिनोमिनेटर में डाल दो टॉर्क के और सिंपलीफाई कर दो, E की वैल्यू मिल जाएगी। देख फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उन्होंने फोर्स दे दिया और चार्ज की वैल्यू दे दी, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज लिखा जाएगा नेगेटिव में 1.6 इंटू करके 10⁻⁻19 लिखा जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर है ना नेगेटिव साइन के साथ आएगा नहीं, विथ साइन लिखना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात थी, बस बाकी सिंपल ही पार्ट था। अब ऐसा भी एक बार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये स्टार कर देता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, जो बार बार पूछा जा रहा है। इसका ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट, एक ओवरव्यू दे रहा हूं तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तुम्हें सोल्व करने हैं। पीपीटी में मैं साथ में इसका सॉल्यूशन भी लेके आया हूं, तो आपको एक बार पहले खुद से सोल्व करना है, जहां कहीं भी ना समझ में आए एक बार सॉल्यूशन देखना है, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही थी। आने वाले समय में वो क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम दिया जाएगा। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि आप काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। दुनिया में जो भी नेगेटिविटी चल रही होगी उसके ऊपर फोकस मत करो। अभी तुम्हारा प्राइमरी फोकस, अभी आपका प्राइमरी फोकस किसकी ओर होना चाहिए, तुम्हारी एग्जामिनेशन की ओर होना चाहिए। दुनिया में 100 तरह की बातें चलेगी, संसार में भी, जीवन में भी बहुत सारी बातें चलेगी। अभी के लिए तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल, तुम्हारा मोटिव एग्जामिनेशन की ओर होना चाहिए। अब बहुत टाइम नहीं बचा है, बहुत शेष समय बचा हुआ है। सिलेबस अब भी हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा हो, लेकिन कभी ये खत्म नहीं होगा, कभी ये खत्म नहीं होगा। तुम बोल रहे थे कि सर हमारा 12th का सिलेबस बाकी है, 12th का सिलेबस बाकी है, हमने 15 दिन में कवर करवाया। सोचो ऐसे इतने छोटे टाइम पीरियड में इतनी सारी चीज, वो भी क्रिस्प में, किसी ने परोसी नहीं होगी, किसी ने नहीं। और तुम्हें लग रहा होगा कि 30 मिनट का 45 मिनट्स का बस सेशन है, इस सेशन के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए, बहुत सारे, एक एक कंटेंट, एक एक स्लाइड, एक एक क्वेश्चन के पीछे दिमाग लगाएगा कि क्वेश्चन आने की संभावना कितनी ज्यादा है। तो बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत कुछ आपको परोस के जा रहे हैं। और ये सीरीज तो ऐसी थी कि जो अगर शिद्दत से आपने फॉलो कर ली तो 90 प्लस आने की संभावना है भी, 95 प्लस आने की संभावना है भी है। लेकिन इस सीरीज की खास बात ये भी थी, तुम इसको खास बात भी बोल सकते हो, कमजोरी भी बोल सकते हो, कि हमने कुछ काम किया और कुछ काम आपके लिए भी छोड़ा है। छोड़ा नहीं है लेकिन आपके लिए कुछ दिया है, कि जैसे ऑफलाइन में हुआ करता है कि हम कुछ काम दे के जाते हैं, लेकिन वहां पर हम वेरीफाई कर पाते हैं। हम आपके लिए, ये हमारी मजबूरी भी, मतलब थोड़ी कमजोरी भी हो जाएगी कि हम यहां पर वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपने कितना काम किया है। अब वो आप गिनवा सकते हो कि इस हिसाब से कि सर मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या दूसरे अदर वे से भी बता सकते हो। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूं कि सीरीज में जो भी 15 क्वेश्चंस वाले या 10 क्वेश्चन, अप टू 15 क्वेश्चंस वाली बात जो बात बताई गई है, तो आपके लिए बताई गई है। वो काम आपको भी साथ साथ निभाना था। तो कुछ काम हमने किया है और कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, आपके लिए, हमारे लिए नहीं है ये बात। नहीं, हम भी जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बात बहुत स्वार्थ वाली बात है और सही बात है, सटीक बात है।
कुछ परसेंटेज हो सकता है कि हम सोचते हैं, क्योंकि ये इकलौता तो ऐसा प्रोफेशन है कि जो कहीं ना कहीं देख, डॉक्टर को बहुत इज्जत दी जाती है कि भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, सैनिक और टीचर, उसको कभी पैसों से नहीं आप तोल सकते हो, उसमें भी खास करके टीचर को नहीं तोल सकते हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये पेशेंट मेरे पास आता रहे, और हम ये चाहते हैं टीचर्स कि आप जब भी हमारे पास आओ तो हमसे बड़े बन के आओ, हमसे और अच्छे बन के आओ, और बड़े बन के आओ। तो इसलिए इस प्रोफेशन की कुछ अपनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, तुम मान सकते हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो उस बात को। मैं बस ये चाहता हूं कि बस अपने काम पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे मत भटको, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी जहां कहीं भी आपको मुश्किलें लगे आप बता दो, हम आपके साथ हैं। संकट समय में भी साथ है, खुशी वाले टाइम में तो साथ है ही है। बाकी पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो आप बेझिझक बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बाकी यहीं के साथ सेशन का भी करते हैं स्वाहा, और इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज का भी करते हैं स्वाहा। लेकिन बात यही बता रहा हूं कि शिद्दत से अगर फॉलो कर ले इस सीरीज को तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम अपने आप को कभी छोटा मत समझो कि मैं इस रीजन से आता हूं, इस कास्ट से आता हूं, मैं अपने मतलब अब नहीं कर सकता हूं, ये इफेक्ट आ गई थी, ये दिक्कतें आ सकती थी, पूरा साल में नहीं। तुम्हारे साथ 15 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया, 15 दिन में। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। जो पढ़ाया गया है शिद्दत से पढ़ो, अपना काम करो, इधर उधर की बातों में मत भटको। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।